Hi to everyone, this is Sujit Singh. Welcome to all my lovely audience on my YouTube channel. तो अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और इस सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 11th है, जो लास्ट लेक्चर है। ऑलमोस्ट हमने पूरे चैप्टर को बहुत ही डिटेल मैनर में एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर जो हर्ट प्रेजेंट है और उस हर्ट के अंदर जो कार्डिक एक्टिविटी चल रही है वो किस तरीके से रेगुलेट होती है, और साथ में साथ ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हर्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं बेटा, तो अगर कार्डिक एक्टिविटी का रेगुलेशन हम देखते हैं ना, तो रेगुलेशन मेजरली किसके थ्रू हो रहा है बेटा? ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और कुछ केमिकल रेगुलेशन भी होता है। तो हम ब्रॉडली ये अंडरस्टैंड करते हैं कि रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी जो है ना, हार्ट के अंदर चलने वाली जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है वो दो तरीके से रेगुलेट होती है। एक है नर्वस सिस्टम के थ्रू, दूसरा है केमिकल रेगुलेशन। तो हम बोल देते हैं ब्रॉड लेवल पर कि दो तरीके से हार्ट के अंदर कार्डिक एक्टिविटी का क्या हो रहा है? रेगुलेशन हो रहा है, नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन। तो नर्वस रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वही क्या है? सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। तो मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ना वो कनेक्टेड है किसके थ्रू बेटा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो ही मेजर पार्ट हैं, एक तो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है बेटा, दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, एक बात हमेशा याद रखना कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना वो बॉडी के अंदर तभी एक्टिव रहता है जब आप नॉर्मल स्टेट में रहते हो, मीन्स नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रह रहे हो। तो उस टाइम पर आपके ब्रेन का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है डोमिनेंटली किसको एक्टिव करके रखता है बेटा? तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि अगर आप किसी नॉर्मल कंडीशंस में हैं तो उस टाइम पर हार्ट के अंदर चलने वाली कार्डिक एक्टिविटी किस के थ्रू रेगुलेट हो रहा है? तो आप हमेशा अंडरस्टैंड करना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब देखो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कनेक्टेड होता है वेगस नर्व के थ्रू, और वेगस नर्व जो है ना वो एक्ट करता है किसके ऊपर बेटा? साइनो एट्रियल नोड। और ये एक तरह की क्या है? नोडल टिश्यू है। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वेगस नर्व के थ्रू कनेक्टेड होता है, और वेगस नर्व जो है एसिटाइल कोलिन जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जो आगे चल करके एसिटाइल कोलिन जो है वो हार्ट बीट रेट को क्या करता है? डिक्रीज करता है। और अगर हार्ट बीट रेट डिक्रीज हुआ बेटा तो कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। तो सेकंड पार्ट अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का, तो वो है क्या बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में डोमिनेंटली एक्टिव कब रहता है? जब आपकी बॉडी किसी इमरजेंसी कंडीशंस या इमरजेंसी सिचुएशन में रहती है। तो उस टाइम पर आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या रहता है बेटा? डोमिनेंट होता है, मीन्स ज़्यादा हाईली एक्टिव होता है। तो ये कब काम करता है? वर्क इन इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, अब देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है कनेक्टेड होता है किसके थ्रू बेटा? एक्साइटेटरी नर्व के थ्रू। और एक्साइटेटरी नर्व जो है वो क्या रिलीज कर रहे हैं? एपिनेफ्रिन और एड्रेलिन। और ये बेसिकली ये कैसे हार्मोन है? तो इमरजेंसी हार्मोन है। तो जनरली आपकी बॉडी जब फियरफुल सिचुएशन में रहती है, इमरजेंसी कंडीशन में रहती है, तो उस टाइम पर कुछ इमरजेंसी सेट ऑफ हार्मोन रिलीज करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक हार्मोन जो है ना वो एक्ट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, जो बेसिकली पर्सन के हार्ट बीट रेट को क्या कर देते हैं बेटा? इंक्रीज। और अगर हार्ट बीट रेट इंक्रीज हुआ तो पर्सन का कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये बात अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा? तो रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी मेजरली दो तरीके से होता है। एक तो है किसके थ्रू बेटा? नर्वस रेगुलेशन, जिसके अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि ब्रेन में जो मेडुला ऑब्लंगाटा है वो कनेक्टेड होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के मेजरली दो ही पार्ट हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंटली एक्टिव कब रहता है? जब आप किसी नॉर्मल कंडीशन में रह रहे हो, तो उस टाइम पर हार्ट बीट को कम करने का उसका फंक्शन है। लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते बेटा, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी कंडीशंस में इमरजेंसी हार्मोन रिलीज करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हार्ट बीट को इंक्रीज करने के लिए। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो, दूसरा रेगुलेशन जो हो रहा है ना वो हो रहा है केमिकल के थ्रू। मीन्स कुछ केमिकल्स, कुछ सेट ऑफ केमिकल्स हैं जो आपके हार्ट के अंदर कार्डिक एक्टिविटी को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह के केमिकल इन्वॉल्व है, इस वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? केमिकल रेगुलेशन। कौन से केमिकल? तो एक क्या है बेटा? एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन और थायरॉक्सिन केमिकल। अब देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले अंडरस्टैंड किया कि ये कुछ सेट ऑफ केमिकल्स हैं जो इमरजेंसी हार्मोन की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर ये केमिकल्स रिलीज होंगे तो आगे चल करके पर्सन का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो, हर सेल के अंदर जो है ना एक स्पेसिफिक रेट से क्या चल रहा है बेटा? मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो एक नॉर्मल स्टेट में जो
नॉर्मली सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहा है, उसको हम डिफाइन करते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो एड्रेलिन, नॉन एड्रेलिन और थायरॉक्सिन जो केमिकल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, ये बेसिकली क्या इंक्रीज कर देते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर देते हैं। और अगर सेल का बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ, मींस पर्सन का बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हुआ, तो पर्सन का हार्ट बीट रेट क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। और हार्ट बीट रेट अगर इंक्रीज हुआ तो पर्सन का कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब देखो, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन जो है इमरजेंसी जो हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? तो बेसिकली आपके बॉडी के अंदर ना एक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? तो एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के जस्ट अपर सरफेस पर एक ग्लैंड प्रेजेंट है, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के दो मेजर पार्ट है, एक आउटर पार्ट और एक इनर पार्ट। तो अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो जो इनर पार्ट है ना, एड्रिनल मेडुला, तो एड्रिनल मेडुला जो है वो रिलीज करता है बेसिकली क्या, इमरजेंसी हार्मोन। और इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होगा तो पर्सन की हार्ट बीट रेट इंक्रीज हो जाएगा, और अगर हार्ट बीट रेट इंक्रीज हुआ तो पर्सन का कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो है हार्ट से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं। तो अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं ना, तो फर्स्ट डिसऑर्डर निकल कर आता है बेटा एनसीईआरटी के हिसाब से कि हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर को और आप क्या बोलते हो बेटा, हाइपर टेंशन भी बोलते हो। मीन्स उस कंडीशन को आप क्या बोलते हो, हाइपर टेंशन। तो किसी पर्सन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है उसके कंपैरिजन में अगर उस पर्सन का ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा रह रहा है, कितना ज़्यादा बेटा, 140/90। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है बेटा, 120/80 है। और अगर किसी पर्सन का कांस्टेंट वे में, रेगुलर वे में पर्सन का ब्लड प्रेशर बढ़ा ही हुआ है, लगभग कितना बेटा, तो हम बोलते हैं कि 140/90। ठीक है। तो आप अंडरस्टैंड करना, जैसे ब्लड वेसल से ब्लड का क्या हो रहा है बेटा, फ्लो हो रहा है। तो ब्लड के फ्लो होने की वजह से ब्लड वेसल के मेम्ब्रेन पर ब्लड के थ्रू क्या लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स के लेयर पर क्या लग रहा है बेटा, एक प्रेशर लग रहा है, जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्सन का क्या है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए नॉर्मली। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 120/80। अब देखो 120 जो mmHg है ना, वो रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कि हार्ट की मसल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब भी कॉन्ट्रैक्शन टर्म आ रहा है ना, तो समझ जाना कि वो कैसा इवेंट है, कैसा इवेंट है, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक का मतलब होता है ना कि जब हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा। और ब्लड पंप होगा तो पूरे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा। तो 120 कैसा प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर है। इसी तरीके से 80 कैसा प्रेशर बेटा, डायसिस्टोलिक प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर मेजर हम करते हैं बेटा एक डिवाइस की हेल्प से, जिसको हम बोलते हैं स्पेग्नोमेनोमीटर। ठीक है। इस डिवाइस की हेल्प से हम किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर कॉन्स्टेंटली इस प्रेशर के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, रफली हम बोल देते हैं कि 140/90। अगर 140 सिस्टोलिक प्रेशर है और 90 कैसा प्रेशर बेटा, डायसिस्टोलिक प्रेशर, और ये कांस्टेंट वे में पर्सन का ब्लड प्रेशर मेंटेन रह रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो पर्सन किस स्टेट में जा चुका है, हाइपर टेंशन स्टेट में जा चुका है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो, अगर किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा है या इतना है या कॉन्स्टेंटली इससे ज़्यादा रह रहा है, तो पर्सन के बॉडी के अंदर हार्ट डिजीज होने के चांसेस मैक्सिमम हैं। और साथ में साथ ब्लड वेसल्स भी क्या हो सकती है, रप्चर हो सकते हैं। साथ में साथ बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स है वो भी क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। जैसे वाइटल ऑर्गन एनसीईआरटी ने हाईलाइट किया है, ब्रेन और किडनी। क्योंकि किडनी अगर किसी रीज़न की वजह से फेल हो जाती है तो पर्सन के ब्लड की ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी अगर चेंज हो गया तो पीएच क्या हो जाएगा, चेंज। और पीएच अगर चेंज हो गया तो हर एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखो, पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है ना, जो हाई ब्लड प्रेशर कितना है बेटा, मैक्सिमम कितना है 120, और मिनिमम कितना है 80। तो जो दोनों प्रेशर का बीच का डिफरेंस है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर नॉर्मल पर्सन का कितना होता है बेटा, 40 mmHg। अब देखो दो कंडीशंस होती हैं, एक कंडीशन को बोलते हो ट्रैकीकार्डिया, दूसरे कंडीशन को बोलते हो ब्रेडीकार्डिया। तो ट्रैकीकार्डिया के केस में जनरली होता क्या है कि पर्सन का हार्ट बीट रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया जो है, पर्सन का हार्ट बीट रेट क्या होता है बेटा, डिक्रीज हो जाता है। अगर हार्ट बीट रेट डिक्रीज हुआ तो पर्सन का कार्डिक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो फर्स्ट डिसऑर्डर क्या है बेटा, हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, हाइपर टेंशन। सेकेंड कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब देखो, कोरोनरी आर्टरी जो है ना, ये एक तरह की ब्लड वेसल्स है जिसके थ्रू हार्ट के अंदर
कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहा है बेटा, सप्लाई हो रहा है, जिसको हमने अंडरस्टैंड किया कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू। तो इसी कोरोनरी आर्टरी के अंदर ना छोटे छोटे एथरनोमास फॉर्म हो जाते हैं। एथरनोमास जो है ना, आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ना छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं। इसी क्लॉट्स को हम क्या बोलते हैं, एथरनोमा। अब देखो ये क्लॉट जो है ना स्पेसिफिकली किसकी हेल्प से बनते हैं बेटा, तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है बेटा कैल्शियम, साथ में साथ फैट, साथ में साथ कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू, जो आगे चल करके कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमन को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और अगर ल्यूमन डिक्रीज हो गया, कोरोनरी आर्टरी का डायमीटर डिक्रीज हो गया, तो पर्सन के ब्लड फ्लो में बेसिकली क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं, और अगर ये क्लॉट्स एक सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा हो रहे हैं तो पर्सन के हार्ट के अंदर सीवियर चेस्ट पेन जनरेट होता है, जो आगे चल करके हमें कंडीशन पढ़ेंगे एंजाइना है। तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है क्या बेटा, कि सीवियर चेस्ट पेन जनरेट होता है, हार्ट के मसल्स के अंदर सीवियर चेस्ट पेन होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना ब्लड की सप्लाई होनी चाहिए तो उतनी ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाई। ठीक है, तो आप हमेशा अंडरस्टैंड करना कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है आगे चल करके क्या लीड कर सकता है, क्या कॉज कर सकता है, एंजाइना और हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे डिसऑर्डर्स को क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो सेकंड थर्ड थर्ड डिसऑर्डर जो है ना, उसको हम बोलते हैं एंजाइना। इसको और क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन appear when no enough ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। हार्ट मसल्स के मीन्स हार्ट के अंदर जो हार्ट मसल्स हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्डिक मसल्स, उन मसल्स के अंदर जितना ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए था उतना ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स के अंदर सीवियर चेस्ट पेन क्या हो रहा है बेटा, जनरेट हो रहा है। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। जनरली अगर देखोगे ना, तो एंजाइना पेक्टोरिस जो है ना वो कॉमनली कब देखा जाता है, तो मिडिल एज या जो एल्डर लोग हैं ना उनके अंदर इस तरह की कंडीशन ज़्यादा देखी जाती है। और अगर एथरनोमा 75% से ज़्यादा 75% से ज़्यादा जो है ना वो क्लॉट्स बने हैं, तो आगे चल करके पर्सन के बॉडी में एंजाइना पेक्टोरिस टाइप के सिम्टम्स अपीयर होंगे। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो इट अगर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। अगर पर्सन के कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ज़्यादा क्लॉट्स बनेंगे, मीन्स ज़्यादा एथरनोमास बनेंगे, तो क्या अफेक्टेड हो जाएगा, ब्लड अफेक्टेड हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर किसी भी तरह की हार्ट मसल्स डैमेज नहीं होती हैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैन लीड द एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, फोर्थ डिजीज जो है ना, फोर्थ डिसऑर्डर जो है उसको हम बोलते हैं हार्ट फेल्योर। अब देखो आप याद रखना, दो तीन अलग अलग टर्म्स होते हैं, जैसे हार्ट फेल्योर क्या होता है, कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो हार्ट फेल्योर जो है ना एक तरह की कंडीशन है। ये कंडीशन में होता क्या है बेटा, कि हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कि आपकी बॉडी को जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड का रिक्वायरमेंट है उतना रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, मीन्स हार्ट जो है उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है ताकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक वो ब्लड क्या करे, रीच करे। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब हार्ट फेल्योर को हम और क्या बोलते हैं, इसे हम कंजक्टिव हार्ट फेल्योर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि लंग्स के आसपास जो है ना वो फ्लूइड का एकुमुलेशन हो जाता है, और फ्लूइड के एकुमुलेशन होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस की जो प्रोसेस है, मीन्स डिफ्यूजन की प्रोसेस है ना, वो क्या हो जाती है, सीवियरली अफेक्टेड होती है। तो बॉडी का जितना डिमांड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं हार्ट फेल्योर। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। ये बात क्लियर बेटा, ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड किया, एकुमुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड अराउंड द लंग। और लंग्स के आसपास जो है अगर फ्लूइड का एकुमुलेशन हो जाएगा तो जो आगे चल करके क्या अफेक्ट हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मींस डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, सीवियरली अफेक्टेड हो जाएगा। ये बात क्लियर है। देखो फिफ्थ डिसऑर्डर जो है ना उसको हम बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट। तो कार्डिक अरेस्ट के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, मीन्स पर्सन के हार्ट के अंदर जो हार्ट मसल्स हैं उनके अंदर कंप्लीट डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्शन की प्रोसेस होती नहीं है। और कंडक्शन की प्रोसेस अगर नहीं होगी तो पर्सन के कार्डिक आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। अब इस तरह के कंडीशंस में जब पर्सन का हम ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में किसी भी तरह की पीक जनरेट नहीं होती, मीन्स जो डिफरेंट टाइप के वेव्स आते हैं, पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव, तो वो वेव्स जनरेट नहीं होते हैं। तो ईसीजी का जो ग्राफ है ना बेटा, उसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन अपीयर होती है, और साउंड जो है इस डिवाइस के थ्रू कैसे जनरेट होते हैं, पी 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 करके इस एक साउंड जनरेट होता है, जिसको एनसीईआरटी ने भी क्या किया है, हाईलाइट किया है। तो हमेशा याद रखना कार्डिक अरेस्ट जो है ना, इस केस में पर्सन के हार्ट के
अंदर जो कार्डिक मसल्स हैं वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डेड हो गई हैं, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं डेथ ऑफ कार्डिक मसल्स। तो अगर मसल्स ही डेड हो गई हैं तो कंडक्शन का प्रोसेस होगा नहीं, कंडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो पर्सन का हार्ट से कार्डिक आउटपुट क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर है। अब देखो लास्ट एक डिसऑर्डर बचता है जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की जो कंडीशन है ना, हार्ट नॉट रिसीविंग इनफ ब्लड रिक्वायर्ड, मतलब हार्ट को खुद फंक्शन परफॉर्म करने के लिए लगभग कितना ब्लड चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ द कार्डिक आउटपुट, ठीक है। तो कार्डिक आउटपुट कितना है बेटा, 5040 ml जो ब्लड है ना, वो पर्सन का हार्ट क्या कर रहा है, वो पंप कर रहा है, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ ब्लड का लगभग 10% हार्ट इटसेल्फ क्या करता है, यूटिलाइज करता है ताकि हार्ट अपने फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। तो अगर हार्ट को 10% ब्लड नहीं मिल रहा है तो उस केस में हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। आपने सुना होगा कि इस पर्सन को हार्ट अटैक हुआ लेकिन पर्सन सरवाइव कर गया, मीन्स जितना उसको रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट थोड़ा सा उस पर्सन के हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो रही है बेटा, सप्लाई हो रही है। तो हार्ट अटैक जो है ना वो किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। हार्ट मसल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, डाई हो रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रही है, डेथ हो रही है। तो हार्ट अटैक को हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स हैं पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर अगर देखोगे ना, तो मेजरली हम किसकी बात करते हैं, हार्ट की बात करते हैं। मीन्स हार्ट के अंदर सर्कुलेशन कैसा होता है, हार्ट के अंदर कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही डिटेल मैनर में अंडरस्टैंड किया, ठीक है। तो देखो बेटा, अभी ये चैप्टर जो है ना हमने पूरी तरीके से बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन से बहुत टॉप नॉच की इन्फॉर्मेशन को हमने अंडरस्टैंड किया। अब अगले लेक्चर में ना हम बेसिकली इस चैप्टर से अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी भी जो है ना वो चेक हो जाएगी और हमें भी अंडरस्टैंड होगा कि इन टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन होता है। चलो, थैंक यू।